सो अभी तक हमने पिछले सेशन में देखा कि जब आपको एक महीने से दूसरे महीने तक अप्रोच करना हो या किसी एक साल से लेके दूसरे साल तक नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करना हो तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब उसी का रेफरेंस लेके जो हमने लास्ट में सीखा है कि एक ईयर से जब आपको दूसरे ईयर तक नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हो, उसी का रेफरेंस लेते हुए अब हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में बात करेंगे, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बात करेंगे। तो ये पॉइंट्स ध्यान से समझना। ये पॉइंट समझते ही हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम क्वेश्चंस का रेफरेंस लेते हुए पूरे का पूरा टॉपिक समझेंगे। ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इन्हें ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं अभी आपको पॉइंट बताने वाला हूं ये आपको याद रखने हैं। मतलब ये वैल्यूज रटनी है, ये लगा लो, बट याद तो ही हो पाएंगी अगर आप इन्हें अंडरस्टैंड करके चलेंगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, पहले वो समझ लो। सुनेगा ध्यान से। अगर मैं यहां पर फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करता हूं, मतलब पहले 100 सालों की बात करता हूं। फर्स्ट 100 ईयर्स मतलब जब साल बनने शुरू हुए थे 1 से लेके 100 तक, ठीक है। या आप कोई भी ऐसा टारगेट कर सकते हैं सीक्वेंस, जैसे मैं 21st सेंचुरी में ही फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करता हूं, तो 21st सेंचुरी में फर्स्ट 100 ईयर्स कौन से होंगे, 2001 से लेके 2100। मतलब सेंचुरी तो कोई भी हो सकती है, जैसे ये 21वीं सदी की मैंने बात कर ली, ऐसे मैं 1901 से लेके 2000 तक की भी बात कर सकता था, 1601 से लेके 1700 तक की भी बात कर सकता था। मतलब पहले 100 साल आप कोई भी कंसीडर कीजिए, ओके। तो मैंने रेफरेंस के लिए क्या किया, 2001 से लेके 2100 तक टोटल नंबर ऑफ 100 ईयर्स कंसीडर कर लिए। अब इन 100 सालों में ऑड डेज की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है, 5। कैसे, ध्यान से समझिए। अगर मैं इन 100 सालों की ही बात करूं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से निकालना है। वैसे आपको तरीका पता ही है, जैसे हम पिछले केस में अभी तक करते आए हैं। तो 2 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड देखिए, तो 100 सालों को हम स्प्लिट कर देंगे किस में, लीप ईयर्स में और नॉर्मल ईयर्स में या नॉन लीप ईयर्स में, ओके। साधारण वर्ष अलग रख लिए और लीप वर्ष अलग रख लिए। अब ये हमें देखना है कि 100 सालों में 1 से लेके 100 साल तक हो गए ना, प्रीफिक्स वही बात है, कुछ भी हो सकता है, 1900 1800 कुछ भी हो सकता है। तो 1 से लेके 100 सालों तक की यहां बात हो रही है, मतलब 100 साल हो गए। तो यहां इन 100 ईयर्स में 100 सालों में नंबर ऑफ लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी, तो कैसे जज करेंगे, तरीका वही है, मैक्सिमम रेंज को टारगेट करो। अगर मेरी यहां पर मैक्सिमम रेंज 100 है तो अप टू 100 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन बन के बैठा है, खुद 100 ही बन के बैठा होगा। मतलब अगर मैं 2001 से 2100 तक की बात करूं तो मतलब कि जो हाईएस्ट मल्टीपल है 4 का वो कौन सा होगा, खुद 2100 ही होगा। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, फर्स्ट कंसेप्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था कि अगर 100 4 से डिवाइड होगा तो उस 100 को किसी भी मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बट यहां पर सीन क्या क्रिएट हुआ, सेंचुरी का। ये देखो 2100 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई भी सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर है तो उसका किससे डिवाइड होना जरूरी है, 400 से। क्या 2100 400 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब 4 का हाईएस्ट मल्टीपल माना कि वो 2100 है, बट 2100 जो है वो लीप ईयर में काउंट नहीं होता। तो 2100 से नीचे वाला ऐसा कौन सा 4 का मल्टीपल है हाईएस्ट, तो वो होगा 2096। देखा जाए 96th ईयर जो होगा इस 100 ईयर्स में, तो जो ये 96th ईयर होगा यही आपका लीप ईयर होगा। डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। समझ में आ गया। तो मतलब कि अगर मैं रफली आपको आइडिया दूं कि अगर आप 1 से लेके 100 तक आप ट्रेवल करते तो नो डाउट आपको 4 के 25 मल्टीपल मिलते। 25 गुना 4 100 ही तो होता है। तो 4 के कितने मल्टीपल मिलते, 25 मल्टीपल मिलते। और जितने भी 4 के मल्टीपल्स आपको अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे लीप ईयर्स की कैटेगरी में ही काउंट होंगे। बट ये जो आपका 25वां मल्टीपल होगा 2100, ये 25वां मल्टीपल, आखिरी मल्टीपल तो यही होगा ना, आखिरी गुणांक तो 4 का। तो जो ये 25वां मल्टीपल होगा ये तो नॉर्मल ईयर की कैटेगरी में आता है। तो आपके पास कितने मल्टीपल्स रह जाएंगे, बाकी 24। तो जितने भी 24 4 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लीप वर्ष हैं। अगर 100 में से 24 लीप ईयर्स हैं तो बाकी बचे कितने होंगे, आपके नॉर्मल ईयर्स होंगे। समझ में आ गई बात। अब वही बात आती है, अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे है तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डेज होंगे।
अगर एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज हैं तो 24 में कितने होंगे? 48 होंगे। अब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए। अलग अलग भी कर सकते थे, यहां से 6 आ जाता, यहां से भी 6 आ जाता, ओवरऑल 5 आ जाएगा। बात एक ही है। तो फर्दर इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो 124/7, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ओके, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो शेष वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5। तो मतलब के पहले 100 सालों की बात करें तो हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज होंगे। समझ में आ गया? अब तो ये तो था पहला तरीका, मतलब इन्हीं पे ही हम फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि यही हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा स्टेप होगा जो कहीं ना कहीं हल्का सा टाइम टेकिंग होगा, बट इसको जितना जल्दी सॉल्व कर लिया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तभी हम इसे बार बार अप्रोच में ले रहे हैं। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है? अगर हम इन्हीं 100 ईयर्स की बात करते हैं तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है इसे सॉल्व करना के, कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे ईयर जितने भी हैं 1 से लेके 100 साल तक, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉर्मल ईयर। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, 100 नॉर्मल ईयर में 100 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। बट हमें पता है कि सारे के सारे नॉर्मल ईयर नहीं है, इनमें कुछ लीप ईयर्स भी हैं। कितने लीप ईयर्स हैं? 24। अभी तो कंक्लूड किया। तो जितने लीप ईयर्स होंगे उतने ऑड डेज और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि हर लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी आएगी, तो 24 सालों में 24 29 फरवरी तो पक्का आएगी। ओके, तो इनको जोड़ के डिवाइडेड बाय 7, वैल्यू सेम रह रही है। देखो 124/7, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 5। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 2001 से अगर 2100, अगर हम पहले 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो इन 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे हमारे पास? 5 ऑड डेज। ओके, चलो अब बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो है फर्स्ट 200 ईयर्स की, पहले 200 सालों की बात करते हैं। ओके, मतलब कि मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं 2001 से लेके 2200 तक, 200 साल हो गए। देखो 2001 से लेके 2200 तक, तो 200 पहले 200 सालों की बात करें तो पहले 200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे पास? 3। कैसे? ध्यान से समझिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन 200 ईयर्स को स्प्लिट करने लगा हूं। ध्यान से समझना ये कैसे कर रहा हूं। ओके, आगे नहीं डिस्कस करेंगे, आगे जितने भी मल्टीपल लेंगे आगे नहीं डिस्कस करेंगे, मैं इसी पॉइंट का रेफरेंस लूंगा, तो इसे ध्यान से समझो। मैं पहले क्या करूंगा, पहले 100 साल अलग रख दूंगा, अगले 100 साल अलग रखूंगा। मतलब कि इन 200 सालों को मैंने 100 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले 100 ईयर्स कौन से होंगे? 2001 से लेके 2100 तक, क्योंकि 2001 से लेके 2200 तक जाना ना हमने, तो पहले 100 साल तो ये हो गए। दूसरे 100 साल कौन से हो गए? 2101 से लेके 2200 तक। गॉट इट? तो मैंने इन 200 सालों को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। पहले 100 साल हुए 2001 से लेके 2100 तक, दूसरे 100 साल हुए 2101 से लेके 2200 तक। तो अब देखिए, ये जो 100 साल का प्रोसेस है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि इन 100 सालों के अंदर हमारे पास कितने ऑड डेज निकल के आते हैं? 5। ये तो हमने अभी डिस्कस किया ना, देखो ये वाला स्टेप यही तो है। अब बात करेंगे हम इन 100 ईयर्स की। फिर से वही बात आती है, 2101 से लेके 2200 तक, ये भी 100 ईयर्स ही हुए, ये भी 100 साल ही हुए। तो इन 100 सालों में 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन बन के बैठा होगा? ये 2200। ये कितना मल्टीपल होगा? 25वां मल्टीपल, क्योंकि 100 साल है तो 25वां मल्टीपल 100 ही बनेगा, मतलब 2200 ही बनेगा। बट जो ये 25वां मल्टीपल है 4 का, ये लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि एक सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो इसका 400 से डिवाइड होना जरूरी था। बट ये तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही नहीं, भाग तो हो ही नहीं रहा 400 से, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। मतलब कि ये जो 25वां मल्टीपल था ये लीप ईयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। अगर ये लीप ईयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा तो ये 25वां मल्टीपल अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो लीप ईयर कितने बचे? 24, क्योंकि 2101 से लेके 2200 तक हाईएस्ट मल्टीपल कौन होगा 4 का? 2196। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 24वां मल्टीपल आएगा 2101 से लेके 2200 तक जब आप ट्रेवल करेंगे। तो लीप ईयर्स हमारे पास कितने होंगे? 24। नॉर्मल ईयर कितने होंगे हमारे पास? 76। तो 76 नॉर्मल है, लीप ईयर 24 है। तो ये वाला प्रोसेस तो यहां पर सेम ही हो गया जो हमने 2001 से लेके 2100 तक के लिए प्रोसीजर किया था फॉलो अप। तो 2101 से लेके 2200 तक भी तो सेम ही प्रोसीजर फॉलो होगा। मतलब कि अगर पहले 100 साल में 5 ऑड डेज आए थे तो 2101 से लेके 2200 तक जब ये प्रोसीजर ही सेम है तो यहां पर भी कितने ऑड डेज आएंगे? 5 नहीं आएंगे? पहले 100 में 5 ऑड डेज, दूसरे 100 में 5 ऑड डेज, टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 10।
10 को फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो मतलब के पहले 200 सालों की अगर बात करें तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 3 होगी। ये चीज क्लियर होगी आई थिंक, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बस यही प्रोसीजर जो है ये वाला सेम फॉलो अप हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अब देखो हुआ क्या, मैंने यहां पर हमने अभी तक फाइंड आउट किया था कि हमारे पास 100 सालों में या पहले 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 5। ये पहले 100 सालों में हमने फाइंड आउट किया। तो 200 सालों में कितने होते हैं 3। तो जस्ट मैंने अभी तक देखो किया क्या, 100 का मैंने डबल कर दिया। अगर मैंने 100 का डबल कर दिया, साल डबल हो गए ना, 2 गुना हो गए, तो ऑड डेज भी तो डबल ही हो जाएंगे। तो ऑड डेज भी क्या होंगे, वो भी डबल ही होंगे। ठीक है, कैसे मैं अभी बता देता हूं। देखो 100 प्लस 100 200 साल हो गए, 5 और 5 10, मतलब 5 का डबल नहीं हो रहा। तो मतलब कि अगर मैंने ईयर्स को डबल कर दिया तो ऑड डेज भी डबल होंगे। तो 5 का डबल कितना हो गया 10, बस 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। समझ में आया? क्योंकि पहले 100 साल में 5 दिन है, दूसरे 100 साल में 5 दिन, 5 और 5 10, यही तो निकल के आया था। तो यही सही मैंने पॉइंट पिक कर लिया। अगर 100 सालों में 5 ऑड डेज हैं तो 100 साल का मैंने डबल कर दिया, 200 साल हो गए तो ऑड डेज भी डबल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो चीज ये भी याद रखनी है कि पहले 200 सालों की अगर हमारे पास बात हो तो 200 सालों में कितने ऑड डेज या विषम दिन होते हैं हमारे पास, 3 विषम दिन होंगे या 3 ऑड डेज होंगे। ओके, चलो अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब आई थिंक ये प्रोसीजर तो क्लियर होगा कि मैंने डबल क्यों किया, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं पहले 300 सालों की, फर्स्ट 300 ईयर्स की बात करते हैं। फर्स्ट 300 ईयर्स मतलब 2001 से लेके 2300 तक की, पहले 300 साल हो गए। चलिए वहीं पर आते हैं। जब मैंने ईयर्स को डबल किया था तो ऑड डेज विषम दिन भी डबल हुए थे। अगर मैंने ईयर्स को 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो विषम दिन भी तो 3 गुना ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 300 साल का जो प्रोसेस है वो 300 के सालों में डिवाइड होगा। तो पहले 100 में 5 ऑड डेज, दूसरे 100 सालों में 5 ऑड डेज, तीसरे 100 सालों में भी 5 ऑड डेज ही रहेंगे। यही होगा ना। तो 3 सेक्शंस डिवाइड हुए, तीनों सेक्शंस में 5-5 विषम दिन आ रहे हैं, तो 5 5 5 15 हो गए। तो मतलब अगर ईयर्स को 3 गुना कर दिया तो विषम दिन भी 3 गुना हो जाएंगे। तो 5 का 3 गुना कितना हो गया हमारे पास 15, बट 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 1। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो मतलब ये वाली वैल्यूज सारी याद रखने वाली है कि अगर पहले 100 साल की बात हो तो 5 विषम दिन, पहले 200 सालों की बात हो तो 3 विषम दिन, अगर पहले 300 साल की बात हो तो सिर्फ 1 ही विषम दिन निकल के आता है। चलो नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। अब मैं बात करने वाला हूं पहले 400 सालों की, मतलब 2001 से लेके 2400 तक। तो वही बात आती है, अगर ईयर्स डबल हुए थे, साल 2 गुना किए थे तो ऑड डेज भी 2 गुना हो गए थे, साल 3 गुना हुए तो ऑड डेज भी 3 गुना हो गए, साल को मैंने 4 गुना कर दिया तो ऑड डेज भी 4 गुना ही होंगे। तो 5 का 4 गुना कितना हो गया 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। तो मतलब कि पहले 400 सालों में 6 विषम दिन होंगे। गलत। अब सुनिए ऐसा क्यों नहीं है। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पहले 400 सालों में कोई भी विषम दिन नहीं होता, 0 ऑड डे रहेगा। कैसे रहेगा ध्यान से समझिए। हम 1 बाय 1 एक चीज को डिस्कस करते हैं। जब हम 2001 से 2100 तक की बात कर रहे थे, पहले 100 सालों की बात कर रहे थे, ये जो मैंने रेफरेंस लिया था ईयर्स का, जो ये 21वां साल है, मतलब ये जो 25th मल्टीपल है 4 का, क्या ये लीप ईयर में काउंट हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कि ये एज अ नॉर्मल ईयर काउंट हुआ था, मतलब मैंने इसका सिर्फ एक ही ऑड डे कंसीडर किया था। विषम दिन तो एक ही लेंगे ना इसका। अगर जब हम इस रेंज में बात कर रहे थे, जो ये 22वां साल था, ये सेंचुरी ईयर था, ये भी क्या था, एक नॉर्मल ईयर की तरह काउंट हो रहा था, तो मतलब मैंने इसका भी एक ही ऑड डे कंसीडर किया। 2300 साल तक की अगर हमने 300 सालों में बात की, तो जो ये 23वां साल था, ये भी क्या था, एक नॉर्मल ईयर की तरह एक्ट कर रहा था। बाय चांस अगर मैं यहां पर 2400 की बात कर भी रहा हूं, अगर ये 24वां साल जो है, 2400 साल जो है, अगर ये भी एक नॉर्मल ईयर की तरह एक्ट करेगा, फिर तो बाकियों की तरह अगर मैंने इधर डबल किया, इधर ट्रिपल किया, तो इधर मैं 4 गुना कर सकता था। बट ये 24वां साल जो है, अगर ये नॉर्मल ईयर होता, फिर तो मैं इसका एक ही ऑड डे कंसीडर करता, फिर मेरा 4 गुना ठीक है।
बट मुझे पता है ये 24वां जो साल है वो एक नॉर्मल ईयर नहीं है, एक लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, 2400 400 से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये किस में काउंट होगा? लीप ईयर में काउंट होगा। मतलब इसमें 29 फरवरी का दिन और भी तो जुड़ जाएगा। अगर ये नॉर्मल वर्ष होता तो 5 का 4 गुना कितना था? 20। बस ये क्या है, साधारण वर्ष है नहीं, उसमें 29 फरवरी जुड़ रही है, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा बटा 7, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 21 बटा 7, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 0। तो पहले 400 सालों की अगर बात हो तो पहले 400 सालों में ऑड डेज या विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, नील। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं इसे। बस इन चीजों का ध्यान रखना है। सेंचुरी ईयर मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही आपके एग्जाम में जाके गलती कर सकते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। तो 20 तो होते ही होते 5 का 4 गुना, बट 24वां साल एक लीप ईयर है, इसमें एक और जुड़ गया है 29 फरवरी की वजह से, इसलिए यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए आज से 400 सालों के बाद कौन सा दिन होगा, अगर आज संडे है तो 400 साल भी बाद भी क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। इन शॉर्ट एक करवाने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। पहले 100 साल 5 ऑड डेज, 200 साल 3 ऑड डेज, 300 साल एक ही ऑड डे, 400 साल 0 ऑड डे। क्या होगा अगर आपको गिवन हो 500 साल की बात हो कि 500 सालों में बताइए कितने विषम दिन होंगे? तो आपको इतना प्रोसीजर 100 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 500 के क्या करो, स्प्लिट कर दो। मैं लिख सकता हूं 500 को 400 प्लस 100। अब हमने देखा है 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। और 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। तो 500 सालों में कितने हो गए? 0 प्लस 5 कितने हो गए? 5 ऑड डेज हो गए। अब आप कहेंगे जी हमने 500 को 400 प्लस 100 ही क्यों लिखा? 200 और 300 नहीं लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 200 में ऑड डेज की वैल्यू कुछ और है, 300 में कुछ और है। जोड़ लो 3 और 1 कितने बनते हैं? 4। क्लियर? हमें ऐसे नंबर को स्प्लिट करना है जो जिसमें एक कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो, बाकी हम इजीली स्प्लिट कर सकें। जैसे कि हमने 500 में एक ऐसा सेंचुरी ईयर कलेक्टिव कलेक्शन में देखा जिसमें 0 ऑड डे थे। 400 थे, 400 में 0 बचे कितने? 100। 100 में कितने हो गए? 5। इस तरह से स्प्लिट करना है। मतलब किसी भी नंबर को 400 या 400 के मल्टीपल में स्प्लिट कीजिए। क्यों? क्योंकि 400वें साल में आके नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू हमारे पास 0 बन जाती है। इसलिए हम 200 प्लस 300 नहीं कर सकते, हम इसको 400 के मल्टीपल में ही डिवाइड करके देखेंगे। यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि 600 सालों में बताओ कितने ऑड डेज होंगे, तो 600 को क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 200। अब 400 सालों में विषम दिन कितने होते हैं? 0, अभी डिस्कस किया था। और 200 सालों में कितने होते हैं? 3। तो 600 सालों में कितने हो गए टोटल? 3 ऑड डेज हो गए। ओके, अगर आपसे बात की जाए 700 सालों में बताओ कितने विषम दिन होंगे, तो 700 सालों को कैसे स्प्लिट करोगे? 400 प्लस 300। 400 में कितने होते हैं? 0। 300 में कितने हैं? 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 700 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर बात की जाए 800 सालों की, तो 800 सालों में ऑड डेज कितने होंगे जी? 400 प्लस 400। 400 और 400 कितने हो गए? 0 हो गए। पूछा जाए 1200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 400 प्लस 400 प्लस 400, 400 के 3 सेक्शंस बन जाएंगे। हर 400 साल में 0 ऑड डेज आते हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितने हो जाएंगे? 0। 1200 सालों में, 1600 सालों में, 2000 सालों में, 3200 सालों में, 2400 सालों में, 4000 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं। मतलब जितने भी 400 के मल्टीपल रहेंगे उन सभी वर्षों में ऑड डेज की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 0 रहेगी। इतना ध्यान रखिएगा। ओके, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए, यहां लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, कि मुझे बताइए यहां पर, चलो स्क्रीन यूज कर लेते हैं दूसरी। अगर मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि मुझे बताइए 1500 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1500 सालों में, तो मैं 1500 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं? 1200 प्लस 300। मैंने क्या कहा था? 400 का मल्टीपल कंसीडर जरूर करना। अगर 400 सालों में 0 ऑड डेज है तो 1200 सालों में कितने होंगे? 0 ही होंगे, क्योंकि 1200 400 का मल्टीपल ही है। और बात करें 300 सालों की, तो 300 सालों में एक ही ऑड डे होता है, तो टोटल मिलके कितने हो गए? 1। तो मतलब कि 1500 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 1800 सालों में विषम दिन कितने होते हैं, तो 1800 सालों को कैसे लिखोगे? 1600 प्लस 200, क्योंकि 1600 ही 1800 के करीब जो है वो 400 का मल्टीपल है। अगर 400 सालों में 0 ऑड डे, तो 1600 400 का ही मल्टीपल है, तो 1600 सालों में भी 0 ऑड डेज।
200 सालों में 3 ऑड डेज, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। तो मतलब कि 1800 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी बनी थी? 3 बनी थी पहले 1800 सालों में। अगर आपसे पूछा जाए जी बताइए 2100 सालों में ऑड डेज कितने होंगे, तो 2100 को स्प्लिट कर दो, 2000 प्लस 100, 2000 400 का मल्टीपल है तो इसमें 0 ऑड डेज, 100 में कितने होते हैं? 5, तो 0 और 5 कितने हो गए? 5 विषम दिन। मतलब आज से 21 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? जो आज का दिन है उसी में 5 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। इजी हो गया ना? तो आप थाउजेंड्स ऑफ नंबरिंग में जितने भी हमारे वर्ष अवेलेबल हो, कोई भी विषम दिन निकाल सकते हैं, ठीक है, या कोई भी डे निकाल सकते हैं। पूछा जाए 8000 सालों के बाद बताओ विषम दिन कितने होंगे 8000 सालों में? 0, क्योंकि 8400 का ही तो मल्टीपल है। मतलब ये जो साइकिल है ना 5310 का, ये कॉन्टिन्यूटी में आता रहेगा, ठीक है। पहले 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 100 सालों में 300 सालों में 1, 400 सालों में 0, 500 सालों में 5, 600 सालों में 3, 700 सालों में 1, 800 सालों में 0, 900 सालों में 5, ठीक है, फिर 1000 सालों में 1000 ईयर्स में 3, फिर 1100 सालों में 1, फिर 1200 सालों में 0, 1300 सालों में 5। मतलब ये साइकिल कॉन्टिन्यूटी में बढ़ता रहेगा आगे। 5310, 5310, 5310, उल्टा चलेंगे तो 0135, 0135, इस तरह से। समझ में आ गया? बस आपको जस्ट ये वाली वैल्यूज याद रखनी है जो ये मैंने करवाई है, दिस वन, ये वैल्यूज याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। इन्हीं वैल्यूज के आधार पे आप थाउजेंड ऑफ नंबरिंग के बीच में जो है नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो जितना भी हमारा कंसेप्ट था, बेसिक चीजें थी जो कैलेंडर को लेके थी, बस इतनी ही थी। बस बोल दिया मैंने, बहुत सारी हैं वैसे तो ये तो है क्योंकि हम डेप्थ में चीजों को कर रहे हैं, एक एक चीज बारीकी से समझ रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखना हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गारंटीड है सब आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो आने वाले कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू जो मैं इसमें तो करवाऊंगा, जितने भी आगे आने वाले कंसेप्ट लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको प्रॉपरली आइडिया दूंगा क्वेश्चन की टेक्निक क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की। एक्सरसाइज में भी देखेंगे, बट एक बार करने का तरीका तो बता दूं आपको, क्योंकि इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकल के आते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये कंसेप्ट लेक्चर जितने भी हैं आगे आने वाले 1-2 जितने भी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से पहले, बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखने वाले हैं। ओके, चलो अब जल्दी से एक हल्का सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको, फिर इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन की टाइप जो है वो शुरू हो जाएगी। चलो सुने ध्यान से, क्या है वो, जल्दी से जितना भी अभी तक हमने सीखा है जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था ईयर्स को लेके डिस्कस किया था, वर्ष को लेके, कि हमारे पास 2 साल के ईयर्स होते हैं, नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। जो भी ईयर नंबर 4 या 400 से डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? 4 या 400 से डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? एक लीप वर्ष बोलते हैं। इनके अलावा जितने भी वर्ष रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे? नॉर्मल ईयर रहेंगे, साधारण वर्ष। और जो 400 से क्यों डिवाइड करके देखते हैं? क्योंकि जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर की बात होगी, सेंचुरी ईयर कौन सा होता है? शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? मल्टीपल ऑफ 100। ओके, जिस भी नंबर के पीछे 2 जीरोस लगी हो मतलब वो 100 से गुणा हो रखा है, मतलब वो एक सेंचुरी ईयर है। अगर कोई भी सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर है तो उसका किससे डिवाइड होना जरूरी है? 400 से। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता तो मतलब वो नॉर्मल ईयर की कैटेगरी में काउंट होगा। इतना पॉइंट क्लियर है? फिर हमने इसके बाद क्या सीखा था? अपना दूसरा पॉइंट वो कौन सा था? ऑड डेज को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब तक वही चीजें ही डिस्कस करते आ रहे हैं, विषम दिन निकालो, विषम दिन निकालो, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर बेस्ड है। ऐसे दिन जो पूरे का पूरा वीक कंप्लीट ना कर पाए उन नंबर ऑफ डेज को क्या बोला जाता है? ऑड डेज, विषम दिन बोला जाता है। तो निकालने का तरीका क्या है कि ऑड डेज कैसे निकालेंगे? कपल ऑफ डेज अगर हमें कुछ गिवन हो तो उससे 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए हम वीक्स को बाहर निकालते हैं। वीक्स मतलब सप्ताह, मतलब 7 दिनों का समूह। ओके, तो जो 7-7 के आपके कॉम्बिनेशन बाहर निकलते रहेंगे, जो ऐसे दिन लास्ट में जाके बचेंगे जो 7 से डिवाइड नहीं हो सकते, वही आपके ऑड डेज होते हैं। समझ में आ गया? फिर हमने ऑड डेज, नंबर ऑफ डेज के साथ साथ महीनों में भी बात की थी कि 12 महीने हैं, 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन है, 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन है, और एक रह जाता है फरवरी का, उसमें या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन होंगे, डिपेंड करेगा वो नॉर्मल ईयर में काउंट हो रहा है लीप ईयर में। फिर हमने इनको इंडिविजुअली देखा कि जिस महीने के अंदर 31 दिन होंगे उसमें 3 विषम दिन होते हैं,
जिन महीनों में 30 दिन होते हैं उसमें 2 ही ऑड डेज होते हैं। फरवरी में या तो 0 ऑड डे होंगे अगर उसमें 28 दिन है, या तो 1 ऑड डे होगा अगर वो लीप वर्ष है, 29 दिन का महीना है। ओके, फिर उसके बाद हमने स्विच किया ईयर्स को लेके, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन, लीप ईयर में होते हैं 366। ये 366वां दिन कहां से आया? 29 फरवरी के रूप में। तो आपको बताया था मैंने क्यों हर चौथे साल में आके एक दिन बढ़ जाता है, कैरी फॉरवर्ड लेके आए थे ना 6-6 घंटे। तो एक साधारण वर्ष की बात करें तो हमारे पास एक ही ऑड डे होता है। अगर एक लीप वर्ष की बात करें तो हमारे पास कितने ऑड डेज निकल के आते हैं? 2 ऑड डेज निकल के आते हैं। मतलब साल हमारे पास चाहे कोई भी था, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे जरूर था। फर्क सिर्फ इतना था कि अगर वो साल एक साधारण वर्ष था तो उसमें एक ही ऑड डे था, अगर वो वर्ष एक लीप वर्ष था तो उसमें एक और दिन एक्स्ट्रा आ जाता था, ऐड ऑन हो जाता था। क्यों ऐड ऑन हो जाता था? जस्ट बिकॉज ऑफ 29 फरवरी, 29 फरवरी की वजह से। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा कि एक महीने से लेकर दूसरे महीने तक जब हमें अप्रोच करना हो तो हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि एक साल से लेकर दूसरे साल तक जब अप्रोच करना हो तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करके हमने पॉइंट्स भी देखे कि कौन सी एग्जाम्पल में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताया था मैंने इसमें कि जो भी हमारा नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन, पहला दिन मतलब 1 जनवरी और उसी साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन क्या होता है हमारे पास? सेम ही होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का रेफरेंस लेते हुए हमने अभी अभी क्या सीखा कि अगर 100 सालों की बात करें तो 5 विषम दिन होते हैं, 200 सालों की बात करें तो 3 विषम दिन होते हैं, 300 सालों की बात करें तो एक ही ऑड डे निकल के आएगा, 400 की बात करें तो 0 ऑड डे, 500 की बात करें तो 5 ऑड डे, 600 की बात करें तो 3 ऑड डे, क्योंकि यही साइकिल आपका कॉन्टिन्यूटी में आगे चल के भी रिपीट होता रहेगा, है ना। तो ये चीजें अभी तक हमने सीख ली। अब शुरू करते हैं एक्चुअल चैप्टर, जिसमें हम पहला टाइप लेने लगे हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन की टाइप 1। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक डेट अवेलेबल हो, कोई भी स्पेसिफिक डेट के महीने की कोई आपको तारीख तिथि गिवन है, उस दिन आपको बताना है कि कौन सा दिन था या होगा या है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उस दिन बताओ कौन सा दिन था उस तारीख को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो डेट्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था। कोई ना कोई तो दिन होगा ना जिस दिन सेलिब्रेशन हुई थी। तो बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था। बताओ इस दिन कौन सा दिन था सप्ताह का? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, कौन सा था? सातों में से कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर याद है ना? ठीक है, अजय देवगन सर फैमिली के साथ कहाँ गए थे? आश्रम में गए थे, वही वाला लगा लो। बट 1869 में थोड़ा गए थे, अभी कुछ साल पहले ही गए थे, है ना। बट हम 1869 की बात कर रहे हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मतलब इस तरह की आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट अवेलेबल होगी एक सिंगल क्वेश्चन में, बस आपको बताना होगा कि वो उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमें एग्जैक्ट डे निकालना है वो। तो क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले हम समझ लेंगे कंसेप्ट, फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम वो शॉर्टकट के थ्रू देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां से आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। ओके, तो हम एग्जाम्पल जो है इसी की ही ले लेते हैं, 15 अगस्त 1947 की। आपके पास इंटरनेट चल रहा है फोन में, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो भी मैं आंसर निकालूंगा। ठीक है, आप अपने एंड से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हम पहली एग्जाम्पल लेने लगे हैं 15 अगस्त 1947 की। ओके, सुनिएगा ध्यान से। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारा कंसेप्ट कहता है कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें कंप्लीट ईयर्स फाइंड आउट करने हैं। कंप्लीट ईयर्स मतलब ऐसे साल जो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मतलब अब अभी हमारा देखो रनिंग ईयर कौन सा है? 1947।
क्या 1947वां साल कंप्लीट हो चुका है? नहीं। अभी हम 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, मतलब इसके बाद 15 अगस्त हो चुका है, तो आधा महीना भी रहता है अभी तो। फिर सितंबर भी आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4-4.5 महीने पेंडिंग है। मतलब ये साल तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। बट इससे पहले कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? 1946 साल। ठीक है, 1946 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है यहां पर कि जो हम डेट को डे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, टिल दैट, उस दिन तक कितने वर्ष ऐसे हैं जो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली हम इन चीजों में करने क्या जा रहे हैं, जब आपके साल बनने शुरू हुए थे, मतलब 1 जनवरी 1, पहले साल की बात करता हूं, पहले साल का पहला दिन क्या था? 1 जनवरी 1। 1 जनवरी 1 से लेके हम ये देखेंगे 15 अगस्त 1947 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आते हैं, विषम दिनों की संख्या। मतलब कि 1947 सालों में करीब करीब कितने विषम दिन निकल के आते हैं, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम इसको क्या है, स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमने अभी तक सीखा है उन चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर। तो हमने ये देखा कि कितने वर्ष जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 से लेके 1946 साल, जब ये सारे वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, तो 1946 साल खत्म होते ही हमारे पास कितने कलेक्शन में लीप ईयर्स आते थे, ठीक है, या ऑड डेज आते थे। लीप ईयर नहीं, विषम दिन आते थे। मतलब 1 साल से लेके 1946 साल, टोटल 1946 साल ही हो गए सारे के सारे। इन 1946 सालों में हम देखेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी आती है। ओके, चलिए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे स्प्लिट कर देते हैं। 1946 को देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, 1600 प्लस 300 प्लस 46 लिख सकता हूं ना। देखो 1900 सालों को मैंने तोड़ दिया 3 पार्ट्स में, 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 और 300 हो गए 1900, 1900 और 46 कितने हो गए? 1946। अब देखो कितना इजी लगेगा आपको क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, अगर 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 है, तो 1600 सालों में भी कितनी होगी? 0 ही होगी। अभी डिस्कस करके हटे थे, क्योंकि 1600 400 का ही मल्टीपल है। 400 में 0 तो 1600 में भी 0। 300 सालों की अगर हम बात करें, तो 300 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है हमारे पास? 1। 100 में 5, 200 में 3, 300 में कितने होते हैं? 1। अब बात करेंगे इन 46 सालों में, मतलब कि 1901 से लेके 1946, ये हो गए 1600 साल, ये अगले 300 साल, 1600 और 300 कितने हो गए? 1900। आगे हो जाएंगे 1901 से लेके 1946 तक, जो हमने किया ना डिस्कस, पिछले सेशन में किया था। 1901 से लेके 1946 अगर आपको कुछ वर्ष गिवन हो, फिर हम स्प्लिटिंग करते थे, लीप ईयर फिर नॉर्मल ईयर, 2 मेथड देखे थे, किया था ना। तो वही प्रोसीजर यहां पर होगा। मतलब इन 46 सालों में हमें देखने हैं कितने ऑड डेज की वैल्यू रहती है। शॉर्टकट जो दूसरा मेथड था कि हम सीख लेंगे ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है? नॉर्मल है। तो 46 तो होंगे ही होंगे 46 सालों में, अगर सभी को नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं। बट ये 46 के 46 साल नॉर्मल नहीं है, इनमें कुछ लीप वर्ष भी हैं। कितने? 46 सालों में 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है? 44, 44। उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 11 लीप वर्ष आ जाएंगे, मतलब 11 ऑड डेज आ जाएंगे। अब दोनों को कंबाइन करके निकाल लो या अलग अलग निकाल लो, बात एक ही है। 46 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। 11 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। तो यहां से 4 ऑड डेज निकलेंगे, यहां से 4 ऑड डेज निकलेंगे। 4 और 4 8, दोनों को मिला के ऑड डेज कितने निकलाएंगे? 1। अब आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने फट से क्यों निकाल दिया, ये तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज डाउट मत क्रिएट करना कि ये कैसे आ गया। डाउट आ रहा है तो पिछला सेशन फिर से देखो, कंसेप्ट लेक्चर 2, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर आपको पता क्या लगेगा, यार इतना लेंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, हम तो इसे सॉल्व ही नहीं करेंगे। ये मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा हूं तो लेंदी लगेगा। 3-4 एग्जांपल कर ली ना आपने एक्यूरेसी के साथ, सेकंड्स के अंदर सॉल्व होगा, सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? कंप्लीट ईयर्स को टारगेट किया, मतलब कितने वर्ष ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे। 1946 वर्ष सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1946 सालों में ऑड डेज कैसे निकालने हैं? 1946 को स्प्लिट कर दो, 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 में 0 ऑड डे, 300 सालों में एक ही विषम दिन होता है, 46 में 46 तो होंगे ही होंगे अगर उन्हें सभी को नॉर्मल कंसीडर किया जाए, प्लस 11 लीप ईयर की वजह से आ जाएंगे। जब दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे, ये नहीं करना तो ऐसे कर लो, 46 और 11 57, 57 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, एक ही विषम दिन निकलेगा।
तो मतलब के 1 से लेके 1946 में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई है हमारे पास? 2। एक आया 1900 सालों में, एक आया 46 सालों में, एक और एक कितने हो गए? 2। तभी तो हम 1 से लेके 1946 को इकट्ठा लेंगे। तो इन्हें ध्यान से जोड़ना। तो जब साल बनने शुरू हुए थे अप टू 1946 खत्म होते ही कलेक्शन में हमारे पास कितने ऑड डेज निकल आते थे? 2। ये इंस्टेंटली तो निकाल पाओगे अगर आपको पिछली चीजें क्लियर है ना? तो उनकी इंपॉर्टेंस अब जाके पता चलेगी आपको। अभी डिटेल में चल रहा है सब कुछ तो आपको टाइम टेकिंग लगेगा। अगली एग्जांपल में देखना कैसे झंडे गाड़ देंगे हम सेकंड्स के अंदर। चलो जी, अब आते हैं अगले साल में हम एंटर हो चुके हैं। 1946 साल तो कंप्लीट हो चुके, ठीक है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मतलब हम एंटर हो चुके हैं 1947 में। 1947 में एंटर हो चुके हैं मतलब पहले जनवरी का महीना खत्म होगा, फिर फरवरी का महीना खत्म होगा, फिर मार्च का महीना खत्म होगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, ठीक है, फिर जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद 15 अगस्त। क्योंकि 15 अगस्त निकालना है तो जहां तक अप्रोच करना है वहां तक लिखिए। ये हम मंथ वाइज कैसे ऑड डेज निकालने हैं पहले कर चुके हैं। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, मतलब ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 3। फरवरी में होते हैं, नॉर्मल वर्ष है तो 0 ऑड डे। मार्च में कितने होते हैं? 31 दिन, तो 3 ऑड डे। अप्रैल में होते हैं 30 तो 2 विषम दिन। मई में होते हैं 31 दिन तो 3 ऑड डे। जून में होते हैं 30 तो 2 ऑड डेज आ जाएंगे। जुलाई में होते हैं 31 दिन तो 3 ऑड डेज। 15 अगस्त की बात करें तो 15 का मतलब 1 विषम दिन ही निकालने हैं ना, तो 15 क्यों लिखे? 15 को 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डेज लिख दिया हमने डायरेक्टली, और साथ में ये 2 भी जोड़ दो। ये कलेक्टिवली हो गया 1 जनवरी 1 से लेके 15 अगस्त 1947 तक विषम दिनों की संख्या कितनी आती है। ये सारे का सारा चक्र है जो हमें ऑड डेज बता रहे हैं। समझ में आ गया ना इसमें हमने क्या किया? ये 2 यहां पर क्यों कंसीडर किया? ये वाला जो 1946 सालों में आया था, इसको भी तो आगे कंसीडर करेंगे ना, तभी तो 15 अगस्त तक पहुंचेंगे। अगर इसको नहीं कंसीडर किया फिर इसकी वैल्यू ही क्या है निकालने की? फिर तो आप 1947 में ही देख रहे हो कौन सा दिन आएगा। पिछले दिनों को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, मतलब रूट वैल्यू से जब ईयर्स बनने शुरू हुए थे तब से हम देख रहे हैं, है ना। चलो अब ऐड तो करेंगे ही नहीं, स्ट्रेटेजी यहां पर भी मैंने आपको बता रखी है। 7 का कॉम्बिनेशन बाहर निकालो, देखो ध्यान से। 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। बचा क्या क्या? ये 3 बचा और ये क्या बचा? 2 बच गया। 3 और 2 कितना आ गया? 5। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी आई हमारे पास? 5 आ चुकी है। आई थिंक क्लियर होगा ना। हल्का सा भी डाउट है, हम एग्जांपल 1-2 और करेंगे, टेंशन मत लो। चलो अब यहां पर जो भी आपके पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी या ऑड डेज की वैल्यू आएगी, हर ऑड डे की वैल्यू पे आपका डे डिसाइड होगा। मतलब अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली मूव करें, जो साल का पहला दिन कंसीडर किया गया था ना 1 जनवरी 1, वो कंसीडर किया गया था सोमवार, दैट इज मंडे। जो साल का दूसरा दिन कंसीडर किया गया था वो क्या किया गया था? ट्यूसडे। साल का तीसरा दिन क्या था? वेडनेसडे, बुधवार। इस तरह से तो मतलब हर रिमाइंडर वैल्यू पे आपका इस तरह से डे डिसाइड होगा। अगर यहां पर मेरे पास रिमाइंडर वैल्यू आ जाती एक विषम दिन आके बसता एंड में आके, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता? मंडे। अगर यहां पर रिमाइंडर वैल्यू आ जाती 2 तो हमारे पास आंसर हो जाता ट्यूसडे। अगर आती यहां वैल्यू 3 तो आंसर हो जाता वेडनेसडे। अगर आती रिमाइंडर वैल्यू 4 आंसर में तो आंसर क्या होता? थर्सडे। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू आई है 5, तो 5 ऑड डेज आए हैं, तो 5 पे हमारा कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे। मतलब जब 15 अगस्त 1947 पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, उस दिन शुक्रवार था। इंटरनेट आपके पास है, चेक कर लेना। वैसे ये चीजें तो याद होनी चाहिए। अगर रिमाइंडर वैल्यू आई 6 तो उस दिन क्या होता? सैटरडे। और संडे के लिए हम क्या रिमाइंडर वैल्यू लेते हैं? बोलो 7। 7 तो रिमाइंडर वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है। अगर मतलब कि यहां पर रिमाइंडर वैल्यू कोई बचती ना, 0 आ जाती, तो 0 के लिए कौन सा दिन कंसीडर करते? संडे कंसीडर करते। तो ये सीक्वेंस ध्यान से समझना, जो हम शॉर्टकट डिस्कस करेंगे उसमें सीक्वेंस थोड़ा वेरी करेगा। तो आपको ये डाउट ना रहे, वैसे पहली बात मैं क्लियर कर दूंगा, बट स्टिल ध्यान से चीजों को समझ के चलो। तो ये रहा पहली एग्जाम्पल। अब हम दूसरी एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ध्यान से समझ लेना अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो,
कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950, सॉरी आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल रहा हूं मैं, कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये निकालना है। ओके चलो, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हम ये देखते हैं कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट ईयर्स को टारगेट करते हैं। तो कंप्लीट ईयर्स कितने हो चुके हैं, 1950वां साल तो चल रहा है, रनिंग में है, तो कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 1949, 1949 साल कंप्लीट हो चुके हैं। चलो निकालते हैं इन 1949 सालों में विषम दिन कितने होते हैं। 1949 को स्प्लिट करो, कैसे, 1600 प्लस 300 प्लस 49। आप 1900 प्लस 49 भी लिख सकते हो, वो आपकी कॉल है। 1900 सालों में एक और डे, कैलकुलेट कर लेना मन में ही, 1600 में 0, 300 में 1, 1900 में 1, ऐसे कर लेना, ठीक है, बात एक ही है, बस मैं इसको और ज्यादा ब्रेक करके लिख रहा हूं, बस ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो कहां पर थे, 1600 में हो गए 0, 3 से हो गए 1, 49 में 49 तो होंगे ही होंगे, प्लस 12 लीप ईयर की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि अप टू 49 ईयर्स। 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसमें कितने हो गए 0, क्योंकि 49 7 का मल्टीपल है तो 0 ऑड डे। इसमें कितने हो गए 5, 7 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 0 और 5 इकट्ठे मिलके कितने बचे, 5। तो 1949 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी बची, 6। एक ये है, 5 ये है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। चलो अब हम एंटर कर चुके हैं किसमें, 1950 में। कहां तक जाना है, 26 जनवरी, मतलब पहला महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, 26 दिनों की बात हो रही है बस। 26 का मतलब कितना ले लूं मैं, 5 ले लूं, प्लस 6 ये वाले, 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो 4 के लिए कौन सा दिन होता है हमारे पास, थर्सडे, चौथा दिन थर्सडे कंसीडर करना है, ठीक है। बड़ी ना थे को स्पीड, जब आप 2-3 क्वेश्चन अपने एंड से निकाल लोगे ना, गारंटी है पट्टे चक दोगे तुसी। चलो ये पंजाबी में हो गया थोड़ा, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बात करते हैं हम यहां पर, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 11 जुलाई 1991 की, ठीक है। 11 जुलाई 1991 सप्ताह का कौन सा दिन था। वैसे जब टॉपिक में पढ़ाने लगा था ना रीजनिंग के अंदर, पहले मैं बैंकिंग में पढ़ाता था, फिर मैंने ऐसे से स्टार्ट किया, तो मुझे पता ही नहीं था मैं किस दिन पैदा हुआ था। जब चैप्टर पढ़ाने लगा तब मुझे जाके पता चला किस दिन पैदा हुआ था, तो ये मेरी बर्थ डेट है। ओके चलो देखना क्या आता है। सबसे पहला स्टेप, कंप्लीट ईयर्स निकाल लें, कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं जी, 1990 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 1991 में तो हम घूम ही रहे हैं। करो स्प्लिट फिर, 1600 प्लस 300 प्लस 91, 1600 में 0, 300 में 1, 91 में 91 तो होंगे ही होंगे, प्लस 22 लीप ईयर की वजह से आ जाएंगे, है ना। चलो इसमें अलग अलग देखो, ये 7 का मल्टीपल है तो इसमें 0, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, टोटल कितना आ गया इधर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। मतलब के टिल 1990 1990 तक विषम दिनों की संख्या कितनी आती है हमारे पास, 2। अब अगले साल में एंटर कर चुके हैं, मतलब 1991 में हम एंटर कर चुके हैं। पहले जनवरी का महीना होगा, फिर फरवरी का होगा, फिर मार्च का होगा, करते करते हम कहां पर आएंगे 11 जुलाई तक। देखो करना कैसे है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, मन में ही करो ये चीजें सारी की सारी। मतलब पहले जनवरी का महीना, फिर फरवरी नॉर्मली रहे तो 0, फिर मार्च का महीना, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए मार्च में ओरली 31 दिन है या 30 दिन, 31 दिन है तो बदले में 3 विषम दिन लिख लो, सॉरी 30 दिन है तो बदले में 2 और डेज लिख लो, है ना। मार्च, फिर आ जाएगा अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई के कितने दिन 11, मतलब के 4। ओके, और साथ में ये 2 भी जोड़ दो, बस कर लो, खत्म होगी बात। 4 और 3 7, 3 2 5 और 2 कितने हो गए 7, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, गलती कर दी है शायद हमने, कहीं गड़बड़ हुई है, रुकिए। 11 जुलाई 1991 में बात हो रही है, 1600 391, अरे इधर 90 लेना था, 91, 91 तो चल रहा है ना, मैंने यहां पर गलती कर दी, यहां नंबर मैंने गलत बोला, 90 था, लिखा 91 है। खुद पे बात आती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 6,
6 और 1 7, ये 0, तो इधर वैल्यू आ जाएगी 1, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो जहां पर ये हमने 2 लिया है इधर 1 आएगा, बाकी सब ओके है। माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो 4 के लिए दिन कौन सा है हमारे पास? थर्सडे, मतलब जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन वीरवार था। ऐसे ही बस आपको क्या करना है, अपनी अपनी बर्थ डेट निकालो, अपनी निकालो। इंटरेस्टिंग बना देता हूं, घर परिवार में किसी भी मेंबर की निकालो, किसी की भी निकालो, ठीक है, जो आपके ज्यादा क्लोज हो, मतलब उनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए ना चीजें। कुछ एक एग्जाम में आ गया तो है ना, पूछा जाता है वर्बली, बताइए आपके पिता किस दिन पैदा हुए थे, ठीक है, आपकी मदर कब पैदा हुई थी, किस दिन पैदा हुई थी। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे तो इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, 365 ऑप्शन आ जाएंगे, या 7 ऑप्शन ही बचेंगे। अगर डे निकालना है तो 7, तारीख निकालनी है तो 365 आएंगे। ठीक है, एक ही साल में बात करें कि किस दिन आता है। चलो जोक्स पार्ट, तो चीज़ें तो क्लियर हो चुकी होंगी। ये तो था ऑफिशियल मेथड कि अगर आप कंसेप्ट फॉलो करते हुए किस दिन को किस डेट को कौन सा दिन है आपको वो निकालना हो। अब इसे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट में इससे भी कम टाइम लगेगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली ये भी ओके है, अगर आपको स्टेप्स क्लियर हैं तो ओके है, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो जब हम अगला सेशन करेंगे ना, अभी इस सेशन को मैं होल्ड रखता हूँ, साथ के साथ पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी शॉर्टकट के साथ, तो मैं इसको यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा। और आपको क्या करना है, एक कोड याद रखना है, कैलेंडर कोड, जो आप नेट पे देख चुके हो वो नहीं, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। कोड है 73361462573 ठीक है, आपको बस ये कोड याद रखना है। अब डिजिट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक हैं। और कैलेंडर में 12 की काउंटिंग में क्या चीज़ होती है, मंथ होती है, मतलब ये हर महीने का या हर मंथ का कोड है। जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, करते करते दिसंबर तक। आपको बस ये याद रखना है 733614625735, फोन नंबर नहीं है, डायल मत करना, और 12 अंक है, अननोन नंबर आएगा, है ना। चलो तो इसे याद कर लो अगला सेशन शुरू होने से पहले, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर पहली टाइप डिस्कस करेंगे, किसी भी दिन स्पेसिफिक डेट को जब डे फाइंड आउट करना हो वो चीज़ें देखेंगे, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड भी करेंगे। ज़बरदस्त है ये कोड, और ये बनता कैसे है, कहाँ से कंक्लूड होकर है, आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, अगर आप यूट्यूब पे गो थ्रू कर बैठे हैं तो। ठीक है, किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, बट मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कोड्स बनते कैसे हैं। आप मे भी अगर पढ़ चुके हैं तो आपने ये याद किया होगा 144025 वगैरह वगैरह। अब जिसने ये आपको बताया ना, उससे पूछ के देखना है भाई ये बनता कैसे है, कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता दूंगा। आप 7 कोड्स जनरेट कर सकते हैं अपने एंड से, 7 कोड बना सकते हैं अपने तरीके से। ओके, उसकी स्ट्रेटेजी सीखेंगे। बस अभी के लिए काम ये है आपका, आप ये याद करके आओ, अगले सेशन में आपको बताऊंगा ये निकलता कैसे है। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क रह गया, अगला सेशन शुरू करने से पहले इसे 5-6 बार डायल भी कर लेंगे ना अपने अपने फ़ोन में, तो भी ध्यान में रहेगा। नहीं तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऊपर लिखा रहेगा, इसी को ही देख देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर में। स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब अगले से ही आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी चीज़ों की कि किस किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़बरदस्त लेवल होने वाला है जो भी अगला सेशन होगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही।